हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से समझोगे और आंसर भी देने का प्रयास करोगे कि आपको आता कितना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो चलिए समझते हैं। भारत में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई है। भारत के महाकाव्यों में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, व्यास द्वैपायन द्वारा चरित्र महाभारत, तुलसीदास द्वारा चरित रामचरितमानस आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। ठीक, ये सब क्या है, ये सब महाकाव्य हैं। अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैगोडा क्या है। तो चलिए समझते हैं पैगोडा के बारे में कि जो पैगोडा है ये क्या है। पैगोडा नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और एशिया के अन्य हिस्सों में आमतौर पर कई छतों वाला एक टावर है। पैगोडा को विश्व शांति स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। पैगोडा बौद्ध स्मारक है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शांति स्तूप बनाने का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में तेज गिरावट हुई है। 1980 तक उच्च जन्म एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो चलिए समझते हैं राष्ट्रगान के रचयिता के बारे में। भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन कवि और नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर के लेखन में लिया गया है। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियाँ रविंद्रनाथ टैगोर के गीत भरियो भागियो विधाता से ली गई है। मूल गाना बंगाली में लिखा गया था और पूरे गान में कितने 5 छंद हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल पृथ्वी से क्या जुड़ा है। तो वायु पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। वायु के इस घेरों को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की परावैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, हानिकारक भी है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण कौन से हैं, इनके बारे में समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण निम्न है। कौन कौन सा, वाहनों या फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण हवा प्रदूषित होती है। और दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कुछ कृषि गतिविधियां भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। उदाहरण के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल मिट्टी का प्रदूषण होता है, बल्कि आसपास के जल निकायों में भी क्या होता है, रिसाव होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलमंडल क्या है। जलमंडल का तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो जलीय ग्रह होता है ये किसको कहा जाता है, तो ये पृथ्वी को कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक महत्वपूर्ण जैविक इकाई क्या करते हैं, बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप पृथ्वी की प्लेटों में अचानक गति या तनाव के मुक्त होने के कारण होने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। ये जमीन के हिलने और कंपन के रूप में महसूस होता है। इससे इमारतें गिर सकती हैं, जमीन में दरारें पड़ सकती हैं और सुनामी जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी क्या हो सकता है, हो सकती हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो सूर्य अपनी ऊष्मा को लगातार क्या करती है, विकसित करती है तथा यह विकिरण के रूप में पहुंचता है। इस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, सूर्यताप या आगामी सौर विकिरण कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्षण या अवक्षेपण ये क्या होता है या फिर वर्षण किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं वर्षण के बारे में कि जो वर्षण होता है ये क्या होता है। वर्षण या अवक्षेपण एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है जो वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि इत्यादि। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो भारत में शक्ति के 3 साधन निम्न है, कौन कौन से, प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज आदि। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम कौन करता है। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम आरबीआई विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का महत्व किस लिए है। तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे मध्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एक समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पद्मावत की रचना किसने की। तो पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। यह हिंदी की अवधी बोली में है और चौपाई दोहों में लिखी गई है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धधारलियों के बाद दोहा आता है। इस प्रकार आए हुए दोहों की संख्या 653 है। इसकी रचना 947 हिजरी संवत 1540 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश गंगा किसे कहते हैं। आकाश गंगा या क्षीर मार्ग उस आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा ओरायन सिग्नस भुजा पर स्थित है। क्षीर मार्ग में 100 अरब से 400 अरब के बीच क्या है, तारे हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 40 अरब ग्रह के होने की संभावना है जिनमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर स्थित हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है। तो भारतीय
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। पहला कह रहा है साहित्यिक, दूसरा कह रहा है पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत कोई लिखित रिकॉर्ड प्रदान नहीं करते हैं। ये खुदाई में पाए गए सबूत हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत लिखित दस्तावेज होते हैं जो विभिन्न विषयों, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक होने का वर्णन या व्याख्या करते हैं। साहित्यिक स्रोतों भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम के निम्न कार्य हैं: अस्पतालों, पेयजलापूर्ति, जल निकासी, बाजार के लिए स्थान आदि की पूर्ति करना निगम के कार्यों में आता है। नगर में सफाई से लेकर सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना और जन्म मृत्यु निबंधन आदि कार्यों में आता है। नई सड़कें बनाना, गलियां एवं नालियां बनाना, गरीबों के लिए घर बनाना, बिजली का प्रबंधन करना, पार्क, बगीचा एवं अजायब घर बनाना, पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि का प्रबंधन करना। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। अब यहाँ से हम लोग के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।